मूल होता है और तीसरा जो विषय होता है आपका देखिएगा, ये आपका तीसरा विषय आपका होता है गणित होता है। हेलो साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं तुलसी भाई आप सभी का एग्जाम्पल परिवार में स्वागत करता हूं। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए बिल्कुल लाइव हूं आपके साथ और आइए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आइए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और जितने भी बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं, आप सभी का एग्जाम्पल परिवार में स्वागत है भाई। राधे राधे, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी लोग? और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। आइए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? बता दीजिएगा एक बार आप लोग। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक, हाँ या ना? और अगर आ रही है तो एक बार बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और चलिए बिल्कुल नमस्कार भाई सभी बच्चों को, नमस्कार। 1 मिनट का टाइम मुझे दीजिएगा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, सेशन को शेयर कर लीजिएगा। तब तक कितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं, सभी लोग क्लास को शेयर कर लीजिएगा और आइए स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट कर रहे हैं और जानेंगे कि आज की क्लास में क्या कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। जितने बच्चे मेरे साथ यहाँ पे लाइव हैं, आप सभी का एग्जाम्पल परिवार में स्वागत है भाई। राधे राधे सभी को। ठीक है, सभी को राधे राधे, नमस्कार। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोगों को भी बता दूं कि आप जैसे आप जानते हैं बच्चों, दिवाली के लिए यहाँ पर ऑफर लाया गया है एग्जाम्पुल परिवार द्वारा। ये बहुत बड़ा एक ऑफर है जो कि अभी तक का एग्जाम्पुल के इतिहास में बच्चों के लिए लाया गया है। जिसमें अगर हम बात देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दिवाली में जो सरकारी यहाँ पे नौकरी तैयारी कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए ऑफर लाया गया है, जिसमें कि एसएससी जीडी का जो अर्जुन बैच है ये 399 का है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका रणभूमि बैच है 649 रुपए का है। आरपीएफ कांस्टेबल सुरक्षा बैच है 449 का। यूपीएसआई दरोगा बैच आपका 749 का। आरपीएफएसआई सुरक्षा जो बैच है बच्चों, ये भी आपको 499 रुपए का है। तो आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं और ये 75% का डिस्काउंट है। ये केवल ऑफर जो है 9 से 11 तारीख के बीच में है। ठीक है, यानी कि 9, 10 और 11 ये 3 दिन के लिए ऑफर यहाँ पर है। रात 12 बजे तक, 11 नवंबर को रात 12 बजे तक ऑफर अवेलेबल रहेगा, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। और यहाँ पर दिवाली 75 कोड का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, किसका इस्तेमाल करेंगे? दिवाली 75 कोड का इस्तेमाल करिएगा। 75% का आपको यहाँ पे डिस्काउंट रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो 69th बीपीएससी जो कौटिल्य बैच है, इसमें 1249 रुपए का है। बीएसएससी 2023 सफलता बैच 199 रुपए का कर दिया गया है। और बीएसएससी बिहार दरोगा बैच जो है ये 299 रुपए का कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़े ऑफर है जो आप लोगों के लिए है, तो आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को भी इसको बता सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे 75% का डिस्काउंट है। आप दिवाली 75 कोड का इस्तेमाल करेंगे, 75% का डिस्काउंट रहेगा। सेम अगर मैं बात करूं एसएससी जीडी जो अर्जुन बैच है, यहाँ पे 399 का। एसएससी फाउंडेशन प्री प्लस मेल्स के लिए आपका ये जो कि सीजीएल सीपीओ सीएचएल एमटीएस 649 रुपए का है। एसएससी जीडी 2023 सीआरपीएफ कांस्टेबल 2023 बैच जो कि 299 रुपए का है। तो यहाँ पर भी 75% का डिस्काउंट है। ऑफर सिर्फ 9, 10, 11 3 दिन के लिए ऑफर रहेगा। रात 11 नवंबर को रात 12 बजे तक ये ऑफर अवेलेबल है। दिवाली 75 कोड का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, यूपीएससी यूपीपीसीएस के जो तैयारी कर रहे हैं इनके लिए संजीवनी बैच है 399 का। बीईओ आरओ एआरओ एपीएस मंथन बैच जो है आपका 949 रुपए का। यूपीपीसीएस आरओ एआरओ 2023 449 रुपए का सफलता बैच है। लक्ष्य बैच बच्चों यूपीपीसीएस प्रीलिम के लिए 699 रुपए का। और यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के लिए क्या है, प्रारंभ बैच है जो कि 699 रुपए का है। तो यहाँ पर भी 75% का डिस्काउंट है और ये भी ऑफर सेम टाइम के लिए अवेलेबल है। एमपीएसआई विक्रमादित्य बैच है। ठीक है, जो बच्चे एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर विक्रमादित्य बैच है 499 रुपए का। कितने का? 499 रुपए का। तो आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं और यहाँ पर भी 75% का डिस्काउंट है। ठीक है, कितने का? 75% का डिस्काउंट है। तो इतने तमाम सारे जो बैचेस है आप लोगों के लिए लॉन्च किए गए हैं। आइए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कवर किया गया। तो बच्चों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस संस्थान की स्थापना 1984 में हुई थी? इनमें से किस संस्थान या किस संगठन की स्थापना 1984 में की गई थी? क्या लगता है इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ पर बच्चों किसकी स्थापना की गई थी? तो राजा रमन्ना। ठीक है, राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र। राजा रमन्ना जिसे कैट के नाम से जानते हैं, किस नाम से इसको जानते हैं? इसको बच्चों कैट के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये कहां पर स्थित है? ये इंदौर में है। ये कहां पर है? ये इंदौर में है। और इसकी स्थापना कब की गई? 1984 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राजा रमन्ना याद रखना जो उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र है ये कहां पर है? तो याद रखना आपके ये इंदौर में और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। कब की गई? 1984 में इसकी स्थापना की गई।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखो इंदौर को बच्चों अभी 2-3 क्षेत्रों में मतलब कह सकते हैं कि इसको पुरस्कृत किया गया है। तो याद रखना वायु सर्वेक्षण में इंदौर ने टॉप किया है, ठीक है। वायु सर्वेक्षण में, वायु स्वच्छता सर्वेक्षण क्या लिखिएगा, वायु स्वच्छता सर्वेक्षण, ठीक है। वायु स्वच्छता सर्वेक्षण में किसने टॉप किया है, तो याद रखना वायु स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर ने टॉप किया। दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा आ जाता है, तो ध्यान रखेंगे जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण में, ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर ने टॉप किया है, ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर ने टॉप किया है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। किसने टॉप किया है, तो इंदौर ने बच्चों स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप किया है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, प्रवासी भारतीय दिवस जो 2023 है, ये कहां पर सेलिब्रेट किया गया, प्रवासी भारतीय दिवस, इसका आयोजन इंदौर में किया गया था। तो राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र कहां पर, ये इंदौर में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना 1954 में की गई, ठीक है। होमी जहांगीर भाभा, किसके नाम पर, होमी जहांगीर भाभा इसके संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है, तो जहांगीर भाभा जी को कहते हैं। और 1954 में इसकी स्थापना कहां हुई थी, ट्राम्बे में, ठीक है। और ट्राम्बे बच्चों कहां पर आता है, ये मुंबई में आता है, ठीक है। ट्राम्बे कहां पर स्थित है, तो मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में ट्राम्बे है और यहाँ पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है। इसके अलावा जैसे हम बात कर लेते हैं, आपका आ जाता है कौन सा, तो बच्चों इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, यहाँ पर क्या लिखा है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। और ये कब इसकी स्थापना की गई, तो बच्चों कलपक्कम में इसकी स्थापना की गई थी। कब स्थापना की गई, तो याद रखना इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में है। कहां पर स्थित है ये, कलपक्कम। और कलपक्कम कहां पर आता है, तो याद रखना कलपक्कम आपके तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आ जाता है। कहां पर आता है कलपक्कम, तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत। और इसकी स्थापना 1971 में की गई। कब की गई, 1971 में। याद रखेंगे 1971 में कलपक्कम में किसकी स्थापना की गई, तो इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, थुम्बा बच्चों कहां पर आता है, याद रखिए तिरुवनंतपुरम केरल में। कहां पर है ये, थुम्बा की बात कर लेते हैं। देखो थुम्बा जो है ना, थुम्बा बच्चों याद रखिएगा जो इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है, ये थुम्बा कहां पर आता है, तो लिख लीजिएगा थुम्बा, ये तिरुवनंतपुरम में आता है। कहां पर, ये तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम कहां पर आ जाता है, तो तिरुवनंतपुरम याद रखिएगा, तिरुवनंतपुरम कहां पर है, केरल राज्य के अंतर्गत। कहां पर ये है, केरल राज्य के अंतर्गत, याद रखना तिरुवनंतपुरम आ जाता है। और इसकी स्थापना 1963 में की गई। कब की गई, 1963 में इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा 1963 में इसकी स्थापना की गई है। तो ये अलग अलग संस्थान है जो कि भारत के अलग अलग शहरों में या राज्यों में स्थित है, ठीक है। तो ये चार तो आप याद ही रखना, चारों क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण है, चार के चारों क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, इसकी स्थापना कब की गई थी, जरा बताएंगे। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई, सही बच्चे बताएंगे। जितने बच्चे मेरे साथ यहाँ पे लाइव है सभी लोग सेशन को शेयर करिएगा और बताएंगे यहाँ पे क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। बताओ भाई जल्दी से आंसर करेंगे, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव है सभी बच्चे आंसर करेंगे और बताइएगा। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना किस वर्ष में की गई, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन, सॉरी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, कमीशन नहीं काउंसिल की बात हो रही है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट जो काउंसिल है इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो बच्चों याद रखिएगा, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग यहाँ पे कि जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है इसकी स्थापना 2006 में की गई। कब की गई, 2006 में की गई। और इसका मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत है। कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में किसका मुख्यालय आ जाता है, तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल का जो मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखना चाहिए जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत आ जाता है। कहां पर ये है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की बात कर लेते तो इसका मुख्यालय कहां मिलेगा, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय बच्चों आपके जेनेवा में स्थित है। कहां पर ये, जेनेवा के अंतर्गत आ जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए
ध्यान रखेंगे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट की बात कर लेते हैं तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल कहां पर इसका हेडक्वार्टर है, तो याद रखना बच्चों आपके ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेशनल ह्यूमन राइट की बात करें एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, भारतीय की बात करें यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो भारत का है, ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं, भारत की बात करें बच्चों एनएचआरसी की बात करें यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी स्थापना कब की गई, तो 1993 में। जो ये 1993 है यहां पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसकी स्थापना कब की गई, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना याद रखना 1993 में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, रंगनाथ मिश्र जी थे। क्या नाम था, रंगनाथ मिश्र इसके पहले अध्यक्ष थे। और अभी वर्तमान में कौन है, तो याद रखिएगा अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान बच्चों अरुण कुमार मिश्र जी हैं। क्या नाम है, अरुण कुमार मिश्र जी। ठीक है, अरुण कुमार मिश्र अभी वर्तमान में कौन है, तो याद रखा ये ह्यूमन राइट कमीशन के वर्तमान में अध्यक्ष नेशनल लेवल पे। आइए देखिए 1948 में क्या हुआ, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन इसकी स्थापना कब की गई, तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन का मतलब क्या होगा, परमाणु ऊर्जा आयोग। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया, 1948 में किया गया। इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो नोट करेंगे हिंदी में से परमाणु ऊर्जा आयोग कहा जाता है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग इसका गठन कब किया गया, 1948 में किया गया। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया, 1948 में किया गया, ध्यान रखेंगे। चलिए इस बात को सारे जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे मैंने वो सारे बता दिए, तो आप लोग इन चीजों को ध्यान रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से बताएंगे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है ये भारत में कहां पर स्थित है, राष्ट्रीय ग्रामीण जो विकास संस्थान है ये भारत में कहां पर स्थित है, जरा बताएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये भारत में कहां पर स्थित है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये कहां पर, हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद तेलंगाना में। ध्यान रखेंगे हैदराबाद तेलंगाना में कौन सा संस्था है, तो हैदराबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है। और यहीं पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहीं पर मैं बात करूं बच्चों, तो याद रखना आपका हैदराबाद में ही क्या मिल जाएगा आपको, तो सरदार पटेल, क्या लिखेंगे, सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल यहाँ पर आईपीएस जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है कहां पर है, तो आईपीएस जो ट्रेनिंग संस्थान है ये कहां मिलेगा, तो याद रखना आपके ये ट्रेनिंग संस्थान ये भारत में कहां मिलेगा, हैदराबाद में। ठीक है, ये संस्थान कहां पर, हैदराबाद तेलंगाना के अंतर्गत आ जाता है। और इसी हैदराबाद में ध्यान रखना दो तीन चीजें और हैं, एक तो निजाम सागर झील है। ठीक है, क्या है, निजाम सागर झील। निजाम सागर झील ये कहां पर, हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, हैदराबाद में निजाम सागर झील है। यहीं पर बच्चों आप जानते हैं कौन सा, हुसैन सागर झील। क्या लिखिएगा, हुसैन सागर झील। तो हुसैन सागर जो झील है ये कहां पर स्थित है, तो आपके हैदराबाद तेलंगाना में। यहीं पर गोलकुंडा का किला भी स्थित है। क्या लिखेंगे, गोलकुंडा का किला। गोलकुंडा का किला ये कहां पर स्थित है, तो गोलकुंडा का किला याद रखिएगा आपके हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, अगर मैं बात करूं त्रिची में क्या, तो बच्चों त्रिची में केला अनुसंधान केंद्र है। क्या है, केला अनुसंधान केंद्र। ठीक है, केला अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है, तो केला अनुसंधान केंद्र जो है ये त्रिची में स्थित है, याद रखना। ठीक है, कहां पर मिलेगा, त्रिची में। याद रखना त्रिची कहां पर आता है, तो याद रखना आपके तमिलनाडु। ठीक है, तब त्रिची कहां पर आता है, तो तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत ये आ जाता है। और यहाँ पर क्या है, केला अनुसंधान केंद्र आ जाता है राष्ट्रीय स्तर का। ठीक है, और दिल्ली की बात करें बच्चों तो यहाँ पे दो संस्थान है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये दोनों आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर ICAR का मतलब क्या है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ठीक है, क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ठीक है, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात कर लेते हैं, तो याद रखना इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ठीक है, कृषि अनुसंधान जो संस्थान है केंद्र सरकार, ये कौन सा, ICAR। इसकी स्थापना 1929 में की गई। कब की गई, 1929 में। अब बच्चों काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्थापना कब की गई, तो 1942 में की गई। और ये कहां दोनों है, नई दिल्ली में स्थित है। अब देखो शिमला में क्या है, तो आलू अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर क्या है, तो आलू अनुसंधान केंद्र। ठीक है, आलू अनुसंधान केंद्र ये कहां पर मिलेगा, तो आलू अनुसंधान केंद्र बच्चों, आलू अनुसंधान केंद्र। ठीक है, आलू अनुसंधान केंद्र ये कहां पर स्थित है, तो शिमला हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है,
शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या मिल जाएगा आपको, तो आलू अनुसंधान केंद्र यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इन बातों को आप याद रखेंगे। जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं सभी लोगों को नमस्कार भाई। और देखिए हैदराबाद में बच्चों को पता होगा IRDAI, ठीक है, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI का भी हेडक्वार्टर कहां पर, हैदराबाद में है। और जो IRDAI है ना, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1999 में। और IRDA का हेडक्वार्टर कहां पर, हैदराबाद में। ठीक है, ये भी कहां पर है, ये हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और देखिए यही जो हैदराबाद है 2024 यानी कि अगले साल 2024 तक क्या है, ये भी तो आंध्र प्रदेश की राजधानी के तौर पर काम करेगी। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी के तौर पर ये भी काम करेगा। और देखिए जो CSIR है ना, इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो शांति स्वरूप भटनागर जी को। किसे जाता है, शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर इन्होंने किसकी स्थापना की थी, तो शांति स्वरूप भटनागर की बात करें बच्चों, तो इन्होंने शांति स्वरूप भटनागर जी ने CSIR की स्थापना की थी। किसका क्रेडिट जाता है इसको स्थापित करने में, शांति स्वरूप भटनागर जी को जाता है। आइए देखिए नेक्स्ट पे जरा बताएंगे, यहां पर सही क्रम आपको बताना है जिसमें कि इन शासकों ने भारत में शासन किया। इनमें आपको सही क्रम बताना है कि जिन शासकों ने भारत में शासन किया है, क्या लगता है, ठीक है, इनमें से सही क्रम बताना है कि इनमें से किन शासकों ने शासन किया है, इसको क्या लगता है। ठीक है, जरा बताएंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं सभी लोग आंसर करिएगा और बताएंगे क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, बताओ भाई जल्दी से। ठीक है, जल्दी से आंसर करेंगे, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं सभी लोग आंसर करेंगे और बताएंगे इनमें से सही क्रम क्या लगता है। आइए जानते हैं। देखो अगर हम आपसे बात करें तो बच्चों आपको पता होगा, सबसे पहले आ जाते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश का जो शासन काल की बात कर लेते तो कब से रहा है, तो आप जानते हैं 1211 के लगभग। ठीक है, कब था, 1211 से। 1211 से बात करें बच्चों तो कब तक रहा है, ठीक है, तो 1211 से ये किसका शासन काल रहा है, तो इल्तुतमिश का था। ये जो कि कहां से, दिल्ली सल्तनत की बात आ जाती है, कहां पर, दिल्ली सल्तनत की बात आ जाती है। तो 1211 से 1236 यानी कि जब तक किसका था, रजिया सुल्तान आती है ना, तो 1236 हो गया। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, 1296 से 1316, ये जो आपका समय आ जाता है किसका आ जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का आ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद फिर क्या था, शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का टाइम क्या था, 1540 से 1545 का समय आ जाता है। और अकबर का शासन कब आता है, तो 1500 क्या लिखिएगा, 55 की बात की तो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी ये किसका शासन काल आ जाता है। तो याद रखना ये सभी अलग अलग शासकों के शासन काल यहाँ पर आ जाते हैं। तो जरा बताएंगे यहाँ पर जो कि कौन सा क्रम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पे बच्चों सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो देखो सबसे पहले आ जाता है आपका फोर्थ। ठीक है, क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ के बाद कौन हो जाएगा, तो आपका थर्ड आ जाता है। ठीक है, फोर्थ हो जाएगा फिर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ होगा फिर थर्ड हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा आपका, शेरशाह सूरी यानी कि फर्स्ट हो जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, तो आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 3 1 और 2। ठीक है, 4 3 1 और 2 ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो 4 3 1 और 2 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी। ठीक है, कौन सा आ जाए ऑप्शन, तो बी आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बाकी इनके बारे में देखो पढ़ोगे तो बहुत सारी बातें हैं। इल्तुतमिश ने याद रखना किसकी शुरुआत करवाई थी, तो तुर्कान ए चहलगानी यानी कि 40 गुलाम सरदारों का एक समूह बनवाया था, जिसे क्या बोला गया, तुर्कान ए चहलगानी कहा गया। ठीक है, या चालीसा कभी कहते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी ने आपको पता हो क्या शुरू करवाया, टका और जीतल, 2 मुद्रा चलवाई थी, टका और जीतल। टका आज कहा, बांग्लादेश की करेंसी का नाम टका है। ठीक है, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा चलवाई गई थी। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। ठीक है, किसका, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें बच्चों, सबसे ज्यादा जो मंगोल अटैक हुए थे किसके शासन में हुए थे, खिलजी शासन काल में हुए थे। ध्यान रखना, मंगोलों का आक्रमण सर्वाधिक कब हुआ था, याद खिलजी शासन काल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अकबर के ढेर सारे कानून जो आप लोगों ने पढ़ा कभी और चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एलिजाबेथ वॉर, ये छोड़ दीजिए क्वेश्चन। ठीक है, इसको रहने दीजिएगा ये क्योंकि अभी हट चुकी है। आइए देखिए नेक्स्ट, देखो यहाँ पर क्या क्या बोला गया कि इनमें से आपको बताना कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा पेयर है जो कि करेक्टली मैच नहीं है। कलिंग युद्ध क्या 261 में होता है। और एक लिखा सका एरा, क्या सके एरा की संबत की शुरुआत क्या 78 ईस्वी में होती है। या जैसे मुस्लिम एरा की बात करें, ठीक है,
तो मुस्लिम की शुरुआत 662 में होती है या फिर औरंगजेब की मृत्यु 1709 में होती है। इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत आपको बताना है। तो देखो बच्चों इनमें कौन सा गलत दिया हो, 1709, ठीक है। यहाँ पर जो औरंगजेब है इसकी मृत्यु कब होती है, 1707 में होती है, ठीक है। कब होती है, 1707 में। तो जो यहाँ पर दे रखा है ये क्या ऑप्शन है, ये गलत दे रखा है, ध्यान रखिएगा। 1709 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो बाकी यहाँ पर सारी चीजें क्या है, करेक्ट है, ठीक है। कलिंग युद्ध किसके बीच होता है, तो याद रखना यहाँ पर अशोक किसके बीच होता है बच्चों। तो जो कलिंग युद्ध होता है किसके बीच होता है, अशोक और अनंत पद्मनाभन के बीच होता है। क्या होता है, अनंत पद्मनाभन, नोट कर लीजिएगा। अनंत कलिंग नरेश क्या नाम था, अनंत पद्म, ठीक है। अनंत पद्मनाभन के बीच में क्या होता है, तो याद रखना ये कलिंग का युद्ध होता है और ये किसके बीच होता है, तो अशोक के साथ हुआ, ठीक है, अशोक के शासनकाल में। और जो कलिंग युद्ध है इसका वर्णन कहां पर हुआ, तो 13वें शिलालेख में हुआ, ठीक है। 13वें शिलालेख में किसका वर्णन हुआ है, तो 13वें शिलालेख में बच्चों याद रखना अशोक ने किसके बारे में जिक्र किया है, तो कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया, ठीक है। शक संवत की शुरुआत किसने की थी, कनिष्क, ठीक है, ध्यान रखना। कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने, कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने बच्चों इसको कहां पर कब किसकी शुरुआत की, शक संवत की। और 1957 में भारत सरकार द्वारा इसे अपनाया गया राष्ट्रीय पंचांग में, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा क्या लिखिएगा, भारत सरकार के द्वारा जो आपका 1957 किसे अडॉप्ट किया गया, तो याद रखना शक संवत जो कि कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था, इसे राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर में इसको शामिल किया गया, ठीक है। यानी कि शुरुआत की गई किसकी, तो शक संवत के, है ना, याद रखना भारतीय कैलेंडर में। मुस्लिम लीग कब हुआ, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। और औरंगजेब क्या है, ये गलत दे रखा, ठीक है। 1707 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर याद रखना 1707 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाए, यहाँ पर सबने नोट कर लिया, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा औरंगजेब का मकबरा कहां पर है, औरंगजेब का जो मकबरा है ये कहां पर है, ठीक है। औरंगजेब का जो मकबरा है ये कहां पर है जरा बताएंगे, ठीक है। किस जगह पर औरंगजेब का मकबरा आ जाता है। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे, नमस्कार सभी बच्चों को, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देख भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो यह प्रस्ताव किसे दिया गया था, ठीक है। इसका जो प्रस्ताव था ये किसे प्रदान किया गया था, मतलब कि आप इस पद को लीजिए। तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, किसे दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इस प्रस्ताव को, इस पद के लिए प्रस्तावित किया गया था कि आप इस पद को ग्रहण कीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे पट्टाभी सीतारमैया की बात करें तो पट्टाभी सीतारमैया को हराया था किसने, तो जो कि अपोजिट पे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के में, तो इनको किसको हराया था, पट्टाभी सीतारमैया। और ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल बने, क्या थे, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, तो मध्य प्रदेश के बच्चों पहले राज्यपाल की बात करें तो पट्टाभी सीतारमैया को बनाया गया था। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया। और जेबी कृपलानी की बात करें बच्चों, जेबी कृपलानी कब थे, तो याद रखना ये मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। 1946-47 में, ध्यान रखिएगा 1946-47 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे कौन थे, जेबी कृपलानी थे। कहां पर, तो याद रखना ये मेरठ अधिवेशन में थे, ध्यान रखना कहां थे, मेरठ अधिवेशन में, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कहां पर, लाहौर अधिवेशन, ठीक है। लाहौर अधिवेशन में बच्चों कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और आपको पता होगा कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें, ठीक है, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस को त्याग पत्र दिया था, यानी कांग्रेस से छोड़ा था, तो उन्होंने 1939 में किसकी स्थापना की थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। क्या बनाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये पार्टी बनाई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो याद रखना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, किसने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। और इसी लाहौर अधिवेशन में याद रखना बच्चों सबसे पहले क्या मांग उठी थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज की बात करें या पूर्ण स्वराज की बात करें तो सबसे पहले इसकी मांग कहां पर की गई थी, याद रखना लाहौर अधिवेशन में 1929 के दौरान। कब की गई थी, 1929 के दौरान, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए और अंतिम भारतीय अगर बात करें कि अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो कौन था, पहला और अंतिम भारतीय सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। सी राजगोपालाचारी बच्चों क्या थे, तो आपने पढ़ा होगा सी राजगोपालाचारी, ठीक है, सी
सी राजगोपालाचारी ये क्या थे? तो अंतिम भारतीय क्या थे? तो गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम, स्वतंत्र भारत के अंतिम जो भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी जी थे। आइए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या है, यदि आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात कम कर देता है तो क्रेडिट यानी साख में क्या अंतर आएगा? ठीक है, साख में क्या सृजन होगा? आरबीआई अगर सीआरआर को घटा दे, नगद आरक्षित अनुपात का मतलब क्या? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो बच्चों अगर आरबीआई सीआरआर को घटा देगा तो मार्केट में लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, सॉरी बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर सीआरआर को घटा दिया जाए तो मार्केट में लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इट विल इंक्रीज। ऐसा क्यों भाई साहब? जैसे देखिए होता क्या है कि बच्चों जो सीआरआर होता है ना, ये कैश के फॉर्म में रखना पड़ता है। किस फॉर्म में? ये नकद के फॉर्म में रखना पड़ता है। किस फॉर्म में? नकद के फॉर्म में रखना पड़ता है। और जैसे मान लेते हैं कि अभी मान लीजिए 4% चल रहा है, सीआरआर कितना चल रहा है? 4% चल रहा है। तो बैंक के पास ये सीआरआर किसको रखना पड़ता है? बैंक को। सीआरआर किसको रखना पड़ेगा? बैंक को रखना पड़ता है। कोई भी सरकारी बैंक है या प्राइवेट बैंक हो, सभी को क्या रखना पड़ेगा? सीआरआर रखना पड़ता है। तो मान लीजिए कि बैंक के पास आज कितना है? मान लेते हैं कि आज 1000 रुपए है। ठीक है, कितना? एक फॉर एग्जांपल छोटा अमाउंट ले रहे हैं जिससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी और समझने में भी आसानी होगी। अब 4000 का 4% कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 4000 का 4% बच्चों 40 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ये 40 रुपए कैश के फॉर्म में बैंक कहां रखेगा? आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ये कंडीशन है कि जो सीआरआर होता है ये कहां रखना पड़ता है? बैंक रखेगा आरबीआई के पास। कहां रखता है ये? बैंक आरबीआई के पास रखता है सीआरआर जो है कैश के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना चला गया? 4% यानी कि 40 रुपया चला गया। ठीक है, कितना चला गया? 40 रुपया चला गया। तो जो ये 40 रुपए के बाद अब बचा कितना? तो 960 रुपया बचा। अब बैंक कितना खर्च करेगा? 960 रुपए ही खर्च कर पाएगा मार्केट में, है ना। अब देखिए यहाँ पे सीआरआर घटा दिया। अब सीआरआर मान लीजिए कि 3% कर दिया। कितना कर दिया? 3%। अभी बैंक के पास कितना? 1000। अब कितना बैंक रखेगा? 30 रुपया। अब बैंक के पास एक्स्ट्रा अमाउंट कितना आ गया? 10 रुपए आ गया ना। अब कितना रखना पड़ेगा? मात्र 30 है। तो यहाँ पर उसके पास बच रहा था 960 रुपया। अब यहाँ पे कितना बचेगा? 970। तो मार्केट कितना और ज्यादा वो लोन दे सकता है? पहले वो 960 रुपए लोन दे पा रहा था, अब वो कितना लोन दे देगा? अब वो 970 रुपया, यानी कि 10 रुपया और कोई लेगा तो हम उसको और दे देगा। 10 रुपए ले जाओ, बचा हुआ बैंक के पास। तो बच्चों मार्केट में पैसा क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह बढ़ेगा। याद रखिएगा, जब भी सीआरआर आरबीआई घटाता है, ठीक है, जब भी आरबीआई सीआरआर को घटाएगा तो मनी फ्लो मार्केट में क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जब सीआरआर बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, अब मान लीजिए यहीं पर सीआरआर कितना हो गया? 5% हो गया। कितना हो गया? अगर यहीं पर सीआरआर 5% हो गया, अब कितना रखना पड़ेगा इसका बताओ जरा? 950 रुपया। मतलब आरबीआई क्या हो गया? पैसे की कमी हो गई। अब ज्यादा पैसा रखना पड़ रहा है आरबीआई के पास, है ना, बैंक को। तो यहाँ पर पैसा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यही हुआ कि जब भी मार्केट में पैसा, जब भी सीआरआर घटेगा तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा। जब सीआरआर घटेगा तो मार्केट में मनी फ्लो बढ़ेगा, और सीआरआर बढ़ेगा तो मार्केट फ्लो क्या, मार्केट मनी क्या हो जाएगी? तो याद रखना, वहां पर एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, यानी कि कम कर दी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, यह बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा? यह बढ़ेगा। ठीक है, सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते देखो नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है हमारा। केंद्र सरकार ने, इस क्वेश्चन को रहने देखिए, किस पे बदल गए हैं। ठीक है, ये बदल गए हैं। आइए चलते देखो नेक्स्ट पे। भारतीय संविधान में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को शामिल किया गया है, किसमें शामिल किया गया है? यानी कि अगर देखा जाए तो पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन है। ये भारतीय संविधान में किसका विषय है? किसकी सूची का विषय है? राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर संघ सूची? बताओ भाई। ठीक है, जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव है सभी को राधे राधे भाई, नमस्कार। और जल्दी से सेशन को शेयर करिएगा। जितने बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे और बताइएगा क्या लगता है। और देखिए, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए फिर से एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं, जितने भी बच्चे लाइव हैं, कि देखो एग्जाम्पल परिवार द्वारा बच्चों इसको यहाँ पर आप लोगों के यहाँ पर ऑफर लाया गया। और ये ऑफर है क्या? तो देख लो, ये दिवाली ऑफर है जो कि एसएससी जीडी अर्जुन बैच है 3399 का है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का रणभूमि बैच 649 का है। आरपीएफ कांस्टेबल सुरक्षा बैच है 449 का है। यूपीएसआई 200 2023-24 दरोगा बैच है 749 रुपए का है। और आरपीएफ एसआई सुरक्षा बैच क्या है? 499 रुपए का है। तो ये बैचेस आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं, अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कर सकते हैं। साथ में बीपीएससी कौटिल्य बैच है जो कि 1249 रुपए का। बीएसएससी सफलता बैच है 199 रुपए का। और बीपीएसएससी बिहार दरोगा बैच है 299 रुपए का। तो आप लोग इन बैचेस को यहाँ पे भी ले सकते हैं। सभी में दिवाली 75 कोड जरूर इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिवाली 75 कोड इस्तेमाल करिएगा, 75% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
और आप जाते हैं एसएससी जीडी का जो अर्जुन बैच है 399 रुपए का, एसएससी फाउंडेशन मेंस बैच है जो कि सीजीएल सीपीओ सीएसएल एमटीएस के लिए 649 रुपए का, एसएससी जीडी 2023 सीआरपीएफ कांस्टेबल बैच है 299 रुपए का। तो इसमें भी दिवाली कोड का इस्तेमाल करिएगा, दिवाली 75 और 75% का डिस्काउंट रहेगा। यूपी पीसीएस के लिए बच्चों है यहाँ पे आरओ एआरओ का भी बैच है आपका 949 का, यूपी पीसीएस का 399 रुपए का, संजीवनी बैच है, ठीक है। यूपी पीसीएस प्रीलिम लक्ष्य बैच 699 रुपए का, और यूपी पीसीएस आरओ एआरओ प्रारंभ बैच है 699 रुपए का। ये तमाम सभी बैचेस जो है आप लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑफर क्या है, 3 दिन है, 9, 10 और 11, 3 दिन ये ऑफर चल रहा है, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। और साथ में देखो एमपीएसआई का विक्रमादित्य बैच है, जो बच्चे एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या देंगे एग्जाम, उनके लिए विक्रमादित्य बैच है 499 रुपए का, आप लोग इसे ले सकते हैं। यहाँ पे भी 75% का डिस्काउंट, दिवाली 75 कोड का इस्तेमाल करिएगा। तो ये तमाम सारे बैचेस से ढेर सारा डिस्काउंट है, इतने कम फीस में कौन आपको पढ़ाता है, बेहतर आप समझ सकते हैं। तो आप लोग इन बैचेस पे जुड़ सकते हो और अपने दोस्तों को भी आप रेकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, ठीक है। आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। आइए चलते देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा आ जाता है। चलिए हम बात कर रहे थे यहाँ पर क्या, तो जो पब्लिक हेल्थ की बात करें, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन ये किसका विषय है, ये राज्य सूची का विषय है। किसका है, ये राज्य सूची का विषय आ जाता है, ध्यान रखिएगा किसका होगा, राज्य सूची का विषय आ जाएगा। जैसे जेल और पुलिस, क्या लिख लीजिएगा, जेल पुलिस, ठीक है। इसके अलावा जेल पुलिस भी बच्चों किसका विषय है, तो जेल और पुलिस के अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये सब किसके हैं, तो राज्य सूची का विषय है। कृषि और पशुपालन, ठीक है, कृषि और पशु भी लिख लीजिएगा, ठीक है। कृषि और पशु ये सब किसके विषय है, राज्य सूची के विषय आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। राज्य सूची में टोटल कितने विषय हैं, तो 61 विषय आ जाते हैं। कितने, 61 विषय बच्चों टोटल राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कितने राज्य सूची के अंदर, संघ सूची में कितने विषय, 100 है, ठीक है, ध्यान रखना। कितने विषय आ जाते हैं, याद रखना, संघ सूची में आपका 100 विषय आ जाते हैं, जिसमें विदेश, रेलवे, टीवी है ना, इसमें क्या क्या आ जाता है महत्वपूर्ण, तो याद रखना विदेश मामले आ जाते हैं, ठीक है, विदेश, टीवी, रेडियो, ठीक है। आपका डाकघर हो गया, क्या लिख लीजिएगा, डाकघर, ये सभी, रेलवे लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा, रेलवे, ये सब आपके किस में आते हैं, तो याद रखना ये राज्य सूची के, सॉरी केंद्र सूची के विषय में आ जाते हैं। कहां आते हैं सब, केंद्र सूची के विषय के अंतर्गत ये आ जाते हैं, ठीक है। तो विदेश का कोई मामला होगा, टीवी, रेडियो, डाकघर, रेलवे, ये महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि हम लोग इनको जानते हैं, ठीक है, इनको हम लोग जानते हैं, ध्यान रखना। और समवर्ती सूची में कितने हैं, तो समवर्ती सूची में याद रखना 57, क्या आ जाएंगे, तो बच्चों याद रखना यहाँ पर 57, अच्छा ठीक है, ध्यान रखना, सॉरी 57 52, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 52 आ जाते हैं, क्या लिख लीजिएगा, 52 लिख लीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 52, क्या लिखेगा, 52। तो समवर्ती सूची में कितने विषय आ जाते हैं, तो याद रखना ये 52 के लगभग आ जाते हैं, ध्यान रखना कितने आ जाते हैं, तो याद रखना ये 52 आ जाते हैं समवर्ती सूची में। ये तमाम सारी बातें आप लोग इनको ध्यान रखिएगा, क्या है, ये तमाम सारी बातें जो इनको ध्यान रखिएगा। और समवर्ती सूची में क्या, तो शिक्षा, ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, शिक्षा और अन्य मामले भी आ जाते हैं, ठीक है, आप इनको ध्यान रखना, शिक्षा और अन्य मामले भी आ जाते हैं, आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। आइए चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, आइए बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, आइए बढ़ते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, आइए बढ़ते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे बताएंगे पंचायती राज प्रणाली किसके तहत रखी गई थी, पंचायती राज जो प्रणाली है ये किसके तहत रखी गई थी, क्या लगता है, ठीक है, बताओ भाई, पंचायती राज जो प्रणाली है ये किसके तहत रखी गई थी, इनमें से क्या लगता है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, जो पंचायती राज व्यवस्था है इनमें से किसके तहत रखा गया था। और सभी को राधे राधे भाई, नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, कैसे हैं आप सभी लोग, और सेशन को शेयर कर लीजिएगा। तो डीपीएसपी की बात करें बच्चों, तो जो डीपीएसपी है ये कहां तक है, 36 से 51, ठीक है, 36 से 51 क्या आता है, डीपीएसपी है। और पंचायती राज जो प्रणाली है ये अनुच्छेद 40 में आती है, कहां पर, अनुच्छेद 40 है, जो आर्टिकल 40 है ना, इसमें किसके बारे में बताएगा, तो पंचायती राज प्रणाली के बारे में बताएगा, ठीक है। तो डीपीएसपी किसमें आता है, डीपीएसपी, और ये भाग 4 में है, डीपीएसपी कहां पर, भाग 4 के अंतर्गत आ जाता है, कहां पर, भाग 4 में डीपीएसपी। और इसमें क्या है, तो आप याद रखिएगा, आपको पंचायती राज प्रणाली इसी के अंतर्गत आ जाती है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कहां से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से, कहां से लिया गया ये, तो याद रखना ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ठीक है, ध्यान रखना। फंडामेंटल राइट्स बच्चों कहां से थी, अमेरिका के संविधान से लिया गया, यूएसए से लिया गया है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स कहां से, तो 12 से 35 तक, ठीक है, कहां से है, 12 से 35 की बात करें। और ये भाग किसमें आते हैं, भाग 3 में, ये किसमें आते हैं, तो भाग 3 के अंतर्गत याद रखिएगा आपका फंडामेंटल
राइट्स आ जाते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो ये किस्म कहां पर 51A, 51A के अंदर क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाता है। और फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल कितनी है, तो याद रखना 11 है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य की बात करें बच्चों तो कितने टोटल, तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज है टोटल 11 आ जाती है। और ये भाग किसमें 4A में, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो भाग 4A के अंतर्गत क्या आ जाता है, तो याद रखिएगा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाती है। क्या लिख लीजिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 51A के अंतर्गत, तो ये सभी पॉइंट आप नोट करेंगे, ठीक है। क्या ये सारे पॉइंट्स आप नोट करिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और आप जानते हैं बच्चों की 5 से लेकर के 11 ये सब किसके लिए है, तो याद रखना है ना। 5 से 11 की बात की तो नागरिकता किसके लिए है, तो याद रखना, सॉरी हाँ याद रखिएगा किसके लिए, नागरिकता। जो नागरिकता है इसके लिए कौन से भाग में आता है, नागरिकता जो है ना, नागरिकता की बात करें ये कौन से भाग में आती है, आप लोग बताएंगे। जो नागरिकता है ये किस भाग के अंतर्गत आती है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। नागरिकता जो है ये किस भाग के अंतर्गत आती है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। सिटीजनशिप, ठीक है, जो सिटीजनशिप है ये किस भाग के अंतर्गत आती है, आप लोग बताएंगे। चलिए, इनमें से किसने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव इनमें से किसने प्रस्तुत किया था, ठीक है। इनमें से संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने प्रस्तुत किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। याद रखना यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक बच्चों कब होती है, 9 दिसंबर को होती है, ठीक है, 9 दिसंबर 1946, ठीक है, 9 दिसंबर 1946। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी, सच्चिदानंद सिन्हा ये क्या थे, तो याद रखना ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। सच्चिदानंद, क्या लिख लीजिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा ये क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। और 9 दिसंबर क्या लिख लीजिएगा यहाँ पे, 9 दिसंबर 1946 में क्या थे, तो याद रखना ये पहले है ना, ये पहली बैठक होती किसकी, संविधान सभा की। और दूसरी बैठक कब होती, 11 दिसंबर, क्या होती है, 11 दिसंबर 1946 को होती है। और इसमें कौन अध्यक्ष बन जाते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी क्या करते हैं, तो अध्यक्षता करते हैं। और याद रखना इनको क्या बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है, ध्यान रखना क्या था, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत होता है, 13 दिसंबर को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 13 दिसंबर 1946 को बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव, ये कब प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को याद रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। B.R. अम्बेडकर साहब क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे या फिर अध्यक्ष थे कौन थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष या चेयरमैन थे तो अम्बेडकर साहब थे। और लॉ है ना, क्या थे, लॉ मिनिस्टर थे, यानी कि विधि मंत्री भारत के क्या थे, तो विधि मंत्री थे। और ये हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखना संविधान निर्माता के तौर पर जानते हैं, ठीक है। तो इनकी 2 रचनाएं, मूक नायक और वेटिंग फॉर अ वीजा। B.R. अम्बेडकर जी की बच्चों 2 किताबें हैं, 2 किताब याद रखना। एक कौन है, मूक नायक, क्या लिख लीजिएगा, मूक नायक और वेटिंग फॉर अ वीजा, क्या लिखेगा, वेटिंग फॉर अ वीजा, ठीक है। ये किसकी किताबें हैं, तो याद रखना ये B.R. अम्बेडकर जी की किताब है, किसकी है, B.R. अम्बेडकर जी की किताबें, ध्यान रखेंगे। और देखो बेनेगल नरसिम्हा राव ये क्या थे, सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे, तो संवैधानिक सलाहकार बच्चों कौन थे, याद रखना। संवैधानिक सलाहकार के तौर पर किसको नियुक्त किया गया था, तो याद रखना बेनेगल नरसिम्हा राव जी को, किसे, बेनेगल नरसिम्हा राव को नियुक्त किया गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि बदल चुके हैं यहाँ पे, ये करंट का क्वेश्चन है, रहने दीजिए। आइए बढ़ते नेक्स्ट पे, G20 बैठक ये भी छोड़ दीजिए, G20 हो चुका है, ठीक है। G20 की बात कर लेते हैं, आइए बढ़ते नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है इसमें कौन सा, विच विटामिन इज नॉट फाउंड इन काउ मिल्क, इनमें से कौन सा विटामिन होता है जो गाय के दूध में नहीं पाया जाता, ठीक है। इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि गाय के दूध में नहीं पाया जाता है, क्या लगता है, ठीक है। इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि गाय के दूध में नहीं पाया जाता है, तो देखिए इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी की बात करें बच्चों, ये गाय के दूध में नहीं पाया जाता, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
क्योंकि विटामिन सी कहां पर पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना कहां पर पाया जाता है ये, तो बच्चों याद रखना जो विटामिन सी है ये कहां पर, तो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, तो याद रखना इसमें नहीं मिलेगा। बाकी के, ए और डी, ठीक है। विटामिन के से क्या होता है? थक्का बनना, रक्त का थक्का बनना, इसमें रतौंधी है और इसमें क्या है? रिकेट्स है। ठीक है, इसकी कमी से रिकेट्स होता है, ए की कमी से क्या होगा? ब्लाइंडनेस होगा, और के की कमी से क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का बनना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों कहां पर होंगे? तो आपके ये गाय के दूध में पाए जाते हैं। ठीक है, और गाय की दूध की शुद्धता का हम पता किससे लगाते हैं? सॉरी, दूध की शुद्धता का पता हम लैक्टोमीटर, ठीक है, लैक्टोमीटर से पता लगाते हैं। ठीक है, लैक्टोमीटर क्या होता है? तो दूध की शुद्धता का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्या लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, जरा बताएंगे। ठीक है, कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला जो अंतरिक्ष यात्री थी कौन थी, क्या लगता है? ठीक है, बताओ भाई। ठीक है, इनमें से क्या लगता है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से कौन सी ऐसी दूसरी भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला है जो कि कहां पर गई? अंतरिक्ष में गई। तो बच्चों सिरसा बांदला, क्या नाम है? सिरसा बांदला। ठीक है, सिरसा बांदला जो है ये कौन आ जाएंगे? तो दूसरी हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड इंडियन ओरिजिन की बात करें, भारतीय मूल की दूसरी कौन है? तो याद रखो सिरसा बांदला हो जाएगा। ठीक है, पहली कौन थी? कल्पना चावला। पहली कौन थी? तो फर्स्ट याद रखिएगा कल्पना चावला थी, जिनका संबंध हरियाणा से था। ठीक है, कल्पना चावला का संबंध कहां से था? हरियाणा से था, इस बात को ध्यान रखिएगा। कल्पना चावला का संबंध हरियाणा से था, और ये 2003 ये अंतरिक्ष में कब गई? तो बच्चों याद रखो 2003 में। ठीक है, 2003 में गई, और जब इनका कोलंबिया नाम का शटल वापस आ रहा था, यानी कि जो सैटेलाइट था वापस आ रहा था, उसमें क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया और इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और सिरसा बांदला ये कहां से? आंध्र प्रदेश से है। ये कहां से है? आंध्र प्रदेश से, ध्यान रखिएगा। और एक महिला और है, तो याद रखना ये अगर देखा जाए ना, तो चलिए ये भारतीय मूल की है लेकिन अमेरिका में रहती हैं, तो सिरसा बांदला से पहले अगर मैं बात को बच्चों तो क्या लिख लीजिएगा आप लोग? सुनीता विलियम्स। क्या हो जाएगा? सुनीता विलियम्स। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गए? तीन महिलाएं हो गई, तो सुनीता विलियम्स। तो ये सुनीता विलियम्स तो याद रखना ये अमेरिका से है। कहां से? ये अमेरिका में रहती है सुनीता विलियम्स, ध्यान रखना। बाकी कल्पना चावला हरियाणा और सिरसा बांदला आंध्र प्रदेश, और सुनीता विलियम्स कहां है? तो ये अमेरिका में रहती है। कहां पर रहती है? ये अमेरिका में रहती है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। याद रखिए बच्चों, अमेरिका की स्पेस एजेंसी जो है इसका नाम क्या है? इसरो, सॉरी क्या है? नासा। याद रखेंगे क्या है नाम? तो इसका नासा लिख लीजिएगा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी कौन है? नासा है, और इसकी स्थापना कब की गई? 1958 में। ठीक है, कब की गई? 1958 में। और भारत की क्या है? तो भारत में लिखिएगा इसरो है। भारत का क्या लिखिएगा? तो इसरो किसकी स्पेस एजेंसी है? तो भारत की स्पेस एजेंसी है, और इसरो की स्थापना कब की गई? तो 15 अगस्त 1969। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को किसकी स्थापना की गई? तो बच्चों याद रखिएगा आपके इसरो की स्थापना की गई, और एस सोमनाथ जी वर्तमान में इसके क्या है? तो अध्यक्ष के तौर पर कौन काम कर रहे हैं? एस सोमनाथ जी कर रहे हैं। ठीक है, आइए चलते देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारा क्या है? कोस्टा रिका की राजधानी इनमें से कौन सी है? कोस्टा रिका की जो राजधानी है इनमें से कौन सी आ जाती है? जरा बताइए क्या लगता है? कोस्टा रिका की जो राजधानी है इनमें से कौन है? तो कोस्टा रिका की जो राजधानी है सैन जोन्स है, लुआंडा है, तिराना है। इनमें से क्या लगता है क्या होगा? ठीक है, इनमें से क्या लगता है क्या हो जाएगा? तो याद रखो सैन जोन्स ये किसकी? तो कोस्टा रिका। ठीक है, तो कोस्टा रिका की बात करें तो कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? तो कोस्टा रिका की राजधानी बच्चों सैन जोन्स है। ठीक है, लुआंडा की बात करें तो लुआंडा की आपने देखो लुआंडा जो है अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ठीक है, कहां की? अफ्रीका महाद्वीप का देश कौन है? लुआंडा। और यहाँ की राजधानी क्या है? अंगोला। क्या लिखिएगा? अंगोला यहाँ की राजधानी है। तिराना, देखो ये अगर पूछ लेगा भाई तिराना कहाँ के? तो अल्बानिया का नाम सुना आप लोगों ने? अल्बानिया, अल्बानिया का तो नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा अल्बानिया का नाम। तो अल्बानिया की राजधानी का नाम क्या है? तिराना। ठीक है, और रीगा कहाँ के? लातविया। ठीक है, लातविया की बात करें बच्चों तो लातविया की जो राजधानी क्या है? तो रीगा है। ठीक है, ध्यान रखना क्या है? लातविया की जो राजधानी है इसका नाम क्या है? तो रीगा लातविया की कैपिटल है। ठीक है, ध्यान रखिए। कोस्टा रिका कहाँ की? तो सैन जोस इसकी राजधानी है। लुआंडा की क्या? अंगोला है। इस सब चीजों को ध्यान रखेंगे। आइए चलते हैं देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं बच्चों? तो याद रखो म्यांमार। ठीक है, जो म्यांमार है ना ये एससीओ का सदस्य नहीं है। ठीक है, म्यांमार जो है ये एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन का सदस्य कौन नहीं है? एससीओ नहीं है।
एससीओ बना कब था? 2001 में। ठीक, कब बना? 2001 में। और इसमें वर्तमान में कितने देश आ जाते हैं? तो वर्तमान में जो सदस्य देश हैं इनकी टोटल संख्या 9 है। ठीक है, कितनी टोटल संख्या? 9 इसमें टोटल सदस्य देश आ जाते हैं। और एससीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बच्चों नोट करना, इसका जो हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहां पर मिलेगा? बीजिंग में है। ठीक है, कहां पर है? तो बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय मिलेगा। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय मिल जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कहां पर? बीजिंग चीन में संघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठीक है, ठोस चालक में धारावाहक होता है। करंट कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर आर। ठीक है, जरा बताएंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से क्या होगा? जो सॉलिड कंडक्टर की बात करें बच्चों, इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, किस फॉर्म में ट्रेवल करते हैं? ठीक है, धारावाहक होते हैं। जरा बताएंगे यहां पर क्या लगता है? तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन के मुक्त में है ना, किस फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में। करंट कैरीज इन सॉलिड कंडक्टर। ठीक है, सॉलिड कंडक्टर की बात कर लेते हैं तो इसमें जो करंट फ्लो होती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के तौर पर, किस पर? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के तौर पर ये यहां पर मूव करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहा मुक्त इलेक्ट्रॉन के तौर पर। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बच्चों? याद रखना, ये जे थॉमसन ने, ध्यान रखिएगा। किसने? तो जे थॉमसन ने, नोट करिएगा। जे थॉमसन की बात करें तो इन्होंने किसकी खोज की थी? तो इलेक्ट्रॉन की बात करें। ठीक है, चैडविक की बात करें बच्चों, न्यूट्रॉन। ठीक है, चैडविक ने किसको खोजा? तो याद रखना, चैडविक ने किसको खोजा? तो न्यूट्रॉन को खोजा था। ठीक है, ध्यान रखना, क्या है? न्यूट्रॉन को खोजा था, इस बात को ध्यान रखना। प्रोटॉन की खोज किसने की? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की? आप लोग अपने कमेंट करके बताने। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों को शामिल किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों को शामिल किया गया? यानी कि जो माइनॉरिटी है इनके जो राइट्स हैं ये कौन से संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया इनके बारे में? ठीक है, इनमें जो अल्पसंख्यकों की बात की गई बच्चों, तो वो है ना अल्पसंख्यकों के हितों को शामिल किया गया है। जरा बताएंगे संविधान का ये कौन सा, ठीक है, संविधान का ये कौन सा अनुच्छेद आ जाता है? ठीक है, बताओ भाई। ठीक है, क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो बच्चों अनुच्छेद 29, इसमें किसको बताएगा? तो अल्पसंख्यक। ठीक है, क्या है? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक के बारे में कहां पर बताया गया? तो याद रखो बच्चों, जो अल्पसंख्यक है ना, यानी कि जो माइनॉरिटीज की बात करें, अल्पसंख्यकों की बात करें, तो अल्पसंख्यकों के बारे में जो हितों के बारे में बताया गया कौन सा? आर्टिकल 29 में। कहां पर? आर्टिकल 29 में। धर्म आचरण 25 में क्या कहा गया है? तो धर्म आचरण। ठीक है, ध्यान रखना, धर्म आचरण की बात करें तो धर्म आचरण ये कौन सा अनुच्छेद बताया गया? तो आर्टिकल 25 में। और 40 में क्या? तो पंचायती राज की बात करें। ठीक है, पंचायती राज, इसके बारे में कहां पर जिक्र किया गया? तो पंचायती राज का जो जिक्र है अनुच्छेद है ना 40 में किया गया। और बाल श्रम आपको पता होगा आर्टिकल 24 में क्या है? तो बाल श्रम। ठीक है, आर्टिकल 24 में क्या है? तो बाल श्रम। ठीक है, बाल श्रम का मतलब कि जो 14 साल से कम के बच्चे हैं, ठीक है, 14 साल से जो कम के वर्ष के बच्चे हैं ये फैक्ट्री या घरों में काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये बाल मजदूरी नहीं करेंगे, इसके बारे में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है हमारा। 20 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 20 रुपए का जो नोट है इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं जरा बताएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं, देखो नेक्स्ट पे। तो बच्चों जो 20 रुपए का नोट होता है इस पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आरबीआई के गवर्नर पे। ठीक है, आरबीआई गवर्नर के। 2 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए के तक के नोट, कितने? 10,000 रुपए तक के जो नोट है इन सभी पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो याद रखना बच्चों, इन सभी पे आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। किसका? आरबीआई के गवर्नर के यहाँ पर सिग्नेचर होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, कहां पर? 2 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए के नोट पर। ठीक है, और 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जो कागज का नोट होता है वित्त सचिव, किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं, ध्यान रखना। वित्त सचिव के सिग्नेचर कहां होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर होते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी किस पर करता है? 1 रुपए के नोट पर करता है। और 2 से लेकर के 10,000 रुपए तक के जो नोट है इसमें सब में आरबीआई का गवर्नर करता है। ठीक है, ध्यान रखना। 10,000 रुपए के जो नोट थे, 5,000 और 10,000 रुपए के नोट ये बच्चों पहले प्रिंट होते थे, लेकिन 1978 में इनको बंद कर दिया गया। 1978 में 5,000 और 10,000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर सेशन को ओवर करेंगे। जरा बताइएगा इनमें से आपको बताने कौन से किस वर्ष में स्थापित किया गया? ठीक है, सत्यशोधक समाज किसने स्थापित किया? आपको यहाँ पर अरेंज करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है? अरेंज करना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की,
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, ठीक है, और आर्य समाज की स्थापना किसने की, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। इसका आंसर करेंगे, बताएंगे क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है, बताओ भाई जल्दी से आंसर करेंगे। तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें बच्चों तो राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, ब्रह्म समाज कब बनाया गया 1828 में, और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन रॉय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में कब किया, 1897 की बात की गई। देखिए अगर पूछा जाए आर्य समाज, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया, आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती जी ने की। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने कब की, तो याद रखना जो आर्य समाज समझो ये बनाया गया 1875 में, कब बनाइए 1875 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। अब यहां पर बोला गया सत्य शोधक समाज के सी धरुलु नायडू या फिर ज्योतिबा फूले, इनमें से किसने किया, तो याद रखना बच्चों सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले जी ने की थी, कब की थी 1873 में, ठीक है। तो ये सभी हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैच कर लीजिए किसका किससे पेयरिंग है, ठीक है, यहाँ पर आप मैच कर लीजिए किसका किससे पेयरिंग है, ठीक है। तो 4 में 5 हो जाएगा, मतलब कि ये वाला और इसको दोनों को कैंसिल कर दीजिए। अब यहां पर आता है 3, ए का क्या हो गया 3 हो गया, राजा राम मोहन रॉय हो गया, बिल्कुल सही भाई साहब, ठीक है। बी का क्या हो गया, स्वामी विवेकानंद, बी का 1 हो गया, तो मतलब यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आइए जल्दी से एक बार आपको और मैं बता दूं चलते चलते, ठीक है, एक बार मैं आपको चलते चलते और बता देता हूं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन और है जो कि आपके पेपर के लिए बड़े, सॉरी यहाँ पर जो ये देखिए है ना, यहाँ पर ये जो ऑफर है एग्जाम्पल परिवार द्वारा ये ऑफर आप लोगों के लिए लाया गया है। एसएससी जीडी का जो अर्जुन बैच है 399 का है, यूपी पुलिस कांस्टेबल रणभूमि बैच है 649 का है, आरपीएफ कांस्टेबल सुरक्षा बैच है 449 रुपए का, यूपीएसआई दरोगा 749 का, और आरपीएफ एसआई सुरक्षा बैच 499 रुपए का। दिवाली ऑफर यहाँ पर आपके लिए चल रहा है, आप लोग इस बैच को ले सकते हैं और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। यहीं पर अगर मैं बात करूं तो बीएसएससी बच्चों आपका कौटिल्य बैच है 1249 रुपए का, बीएसएससी सफलता बैच 199 रुपए का जो कि बच्चे बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और बीएसएससी दरोगा जो बैच है 299 रुपए का है। तो आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं और इनमें दिवाली 75 कोड का इस्तेमाल करेगा, 75% का डिस्काउंट रहेगा। 9, 10 और 11 ये 3 दिन ही ऑफर रहेगा, ठीक है, 9, 10 और 11 3 दिन ऑफर चल रहा है, आप लोग ले सकते हैं, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। एसएससी जीडी अर्जुन बैच है, देख सकते हैं, एसएससी फाउंडेशन बैच है जो प्रीलिम मेंस के लिए है, एससीजीएल सीपीओ सेशनल एमटीएस और एसएससी जीडी बच्चों सीआरपीएफ कांस्टेबल बैच है 299 का, तो ये भी आप ले सकते हो, अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। यूपीएससी सॉरी यूपी पीसीएस की बात करें कि यूपी जो पीसीएस है इनके लिए आपका आरओ प्रीलिम लक्ष्य बैच है, प्रारंभ बैच है, ये सभी बैचेस हैं जो आप लोगों के लिए यहाँ पर है, आप लोग अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हो, आप भी इसको ले सकते हैं अपने, है ना। तो चलिए यहाँ पर विक्रमादित्य जो कि एमपीएसआई के लिए है 499 रुपए का है, और ये तमाम सारे बैचेस जो है आप लोग एग्जाम्पल के ऑफिशियल एप्लीकेशन से ले सकते हैं। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिए गए नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके सामने मैं बता देता हूँ, ठीक है, नंबर आपके सामने यहाँ पर ये देख लीजिएगा, अपडेट होंगे 9873111552 और 8448116245। तो इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज हम सेशन को पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर कहीं पर कोई गिले शिकवे है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, क्या है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब कहां दीजिएगा, होमवर्क में दीजिएगा, ठीक है, इसका जवाब आप लोग कहां दीजिएगा, होमवर्क में दीजिएगा। बाकी अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर, बाय बाय।